हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल। दिस इज़ योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर गौरव अग्रवाल। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। और हाँ, थोड़ा सा डिले हुआ है ये वीडियो आप तक पहुंचने में। थोड़ा सा वर्किंग चल रही थी इसी पे कि हम और बेटर कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और बेनिफिट आपका किस तरह से हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी तक लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट कर चुके होंगे और कोई प्रॉब्लम हो देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम नया शुरू करते हैं। दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन के बाद की बात है। एंड दिस इज लेक्चर 1, चैप्टर नेम इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, यार देखो, फ्रिक्शन को हम इंडिविजुअल चैप्टर नहीं बोलते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं देखो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वेरिएशन नहीं आता है। अभी आप देखोगे जैसे आज के लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग 3 लेक्चर में फ्रिक्शन को पूरा करेंगे। दिस इज लेक्चर 1, इसके बाद आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी प्रोवाइड होगा, उसमें हमारा फ्रिक्शन पूरा होगा। जब आप पढ़ोगे आप ये समझोगे इसका इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, समझना है। जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स आएंगी वो लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन के बाद 1-2 लाइन और ऐड ऑन हो जाएगी, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। इसके अलावा कुछ नया मिलेगा नहीं। ठीक है। फ्रिक्शन पढ़ने के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि आपको लॉज ऑफ मोशन पे मास्टरिंग हो चुकी होगी, और तब आप फ्रिक्शन को उठाओगे तो श्योर शॉट है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो आपकी पढ़ाई पे नहीं लगेगा। ठीक है। पढ़ाई आपकी स्मूथ चलेगी, न्यूमेरिकल आपके स्मूथ चलेंगे, वहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फ्रिक्शन गाइस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन एंड रिलेटेड टॉपिक्स, थ्योरी एंड फॉर्मूले की क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फॉर्मूले हैं। हम आज मटेरियल इकट्ठा करेंगे। जब मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो अगले लेक्चर में, अगले क्लासेस में हम उस पर न्यूमेरिकल्स लगाना, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है। सो बी रेडी, शुरू करें। फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स बिटवीन 2 सर्फेसेस ऑफ अ बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे ये देखिए, ये बॉडी है, लेट इट्स मास इज m, इस पे हमने ये पुशिंग फोर्स लगाया, लेट F। ठीक है। अब जब देखिए इस पे आप पुशिंग फोर्स लगा रहे हो तो देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, दैट अपोजेस द मोशन। यहां पे भी यही लिखा है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज। अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो किसी बॉडी को मूव करने से रोकेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। मान लीजिए ये बॉडी है, यहां पे आपने फोर्स इधर को लगाया, अपोजिंग मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये देखिए, बात ओके, 1 लाइन है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। पॉइंट यहां पे शुड बी नोटेड। क्या पॉइंट है? बहुत बच्चों को पता होता है, बहुत लोग बताते हैं, और ये कहीं ना कहीं मिथ होता है आपके जहन में कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट लगता है। पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस, ऐसा नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? हमने बोला कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बॉडी के मोशन के अपोजिट लगता है, नहीं। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। अभी आने वाले हम टाइम में यहां पे इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में इस बात को वेरीफाई भी करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे कि ऐसा होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, मोशन के नहीं। हम अभी इसको प्रूफ भी करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहां पे देखिए, इसीलिए मैंने यहां पे मोशन की डायरेक्शन तो दी ही है साथ में, साथ ही साथ आपको अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी दी है। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को देखिए, मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, फ्रिक्शन को भी रेड से किया है। यहां पे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये। तो इतना क्लियर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिट फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, जो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के हमेशा और हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे की बातें शुरू करते हैं हम लोग।
किसी भी शख्स को डिस्कस करने से पहले, किसी भी बात को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, पैदा कहाँ से हुआ है, यह जानना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन तो हम पढ़ लेंगे, फ्रिक्शन सब पढ़ते हैं यार, फ्रिक्शन के फॉर्मूले 2-3 है, वो सबको याद होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है सबको पता होता है। हम शुरू से चलते हैं, फ्रिक्शन जनरेट कहाँ से हुआ, फ्रिक्शन की बात कहाँ से शुरू हुई, हमको बेसिक पता होगा तो हम उस बंदे के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे ना, और उसी पे हम फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, 2 व्यूज आएंगे, वन इज ओल्ड व्यू, अदर वन इज मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा अजीब सा फिगर है, ओल्ड व्यू बहुत अजीब सी बात बोली गई यार, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम लोग उस टाइम होते, हालांकि उस टाइम कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा थे नहीं, तो हम लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलशिट की बात की गई है। उन्होंने बोला कि यार कोई भी बॉडी ऐसी होती है, मतलब यार मजाक की हद देखो, ऐसी कोई भी सरफेस, हम जानते हैं रोड ऐसी नहीं होती, हम जानते हैं टेबल पे बुक रखी ऐसी नहीं होती, हम जानते हैं कि अगर मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं इस पेन से तो ये बोर्ड ऐसा नहीं है, बट क्या फ्रिक्शन नहीं है, ओब्वियसली है ना। फिर उन्होंने बोला कि यार दूसरी बॉडी जो इस पे रखी गई है उसका शेप कुछ इस तरह होता है, यार हम जानते हैं ऐसा नहीं है भाई, टेबल पे बुक रखी है, क्या बुक का शेप नीचे से ऐसा होता है, नहीं, क्या टेबल का शेप ऊपर से ऐसा होता है, नहीं। अब इन्होंने बोला क्या कि नीचे की बॉडी ऐसी है, ऊपर की बॉडी ऐसी है, तो जब ये इस बॉडी पे हम यहां पे फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स, ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू होगी, तो ये जो इस पे हर्डल्स है ना, ये देखिए, ये हर्डल, ये हर्डल, ये हर्डल, ये इसको आगे बढ़ने से रोकेंगे, और ये जो हर्डल्स आ रहे हैं इसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इन्हीं हर्डल्स की वजह से एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये ओल्ड व्यू था, हम जानते हैं पूरी तरह से इररिलेवेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम जानते हैं, दैट इज ओल्ड व्यू यार। मतलब जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जे थॉमसन मॉडल के इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एटम, हम जानते हैं ऐसा नहीं है, बट दैट इज वेरी ओरिजिन, दैट इज वेरी बेसिक, कि वहां से चीजें जनरेट होना शुरू होती हैं, है ना। तो यहां भी वही चीजें थी कि एटलीस्ट एक अपोजिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट तो आया, जो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कम से कम ए तो जानते हैं, इसलिए आज भी हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि हाँ हम पढ़ते हैं, सही है ये नहीं बोलते, बट पढ़ते हैं। इसको क्लियर करने के लिए बाद में मॉडर्न व्यूज आए, जरा सा इसको देखिए क्या हो रहा है, इस पे फोकस करो, आपको दोबारा देखना है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देखिए कि अब इस बॉडी ने किया क्या। ये एक बॉक्स था हमारे पास, ये बॉक्स, ये जो रफ सरफेस है, ये पूरा रफ सरफेस है हमारा, ठीक। अब इस रफ सरफेस पे क्या है, रफ कैसे, यहां देखिए ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये है, यहां पे कुछ पार्टिकल्स ऊपर रखे थे जिनको ये स्लाइड करता हुआ आया था, आप एक बार दोबारा से देख सकते हो, ये देखिए, ठीक। अब जैसे ये स्लाइड करते हुए पार्टिकल्स आए, मतलब ये रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि सरफेस पे मिट्टी डाल दी है, ठीक, सरफेस पे कुछ पड़ा है, मतलब स्मूथ नहीं है, टाइल्स नहीं है, चिकनी टेबल नहीं है, स्मूथ बोर्ड नहीं है, कुछ रफ सरफेस सा है, दरदरा सा है, खुरदुरा सा है, ठीक है, दैट इज रफ। तो रफ का मतलब क्या होता है, उसको छू के देखो, सारे पार्टिकल एक बराबर नहीं मिलते, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे मिलते हैं। उसी को मैंने इस एनिमेशन के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जब कुछ पार्टिकल्स ऊपर, कुछ पार्टिकल्स नीचे मिलेंगे, और जो बॉक्स है वो इनके ऊपर स्लाइड होगा, इनके ऊपर चलेगा, तो वो पार्टिकल जो है, जो देखो यहां आके फंस गए, देख रहे हो आप, तो वो पार्टिकल इसको चलने से रोकेंगे, और जब वो पार्टिकल इसको चलने से रोकेंगे तो कहीं ना कहीं जब रोक रहे हैं तो ये इसके मोशन के अगेंस्ट एक कोई फोर्स लगाने का काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। अब यहां पे मॉडर्न व्यू के हिसाब से हम एक बात और बोल सकते हैं
कि किसी भी दो बॉडी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और वो हमेशा बॉडी के अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स होगा। गाइस आपके पास 2 पॉइंट आ गए। कोई भी दो बॉडी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, उसकी वजह से जो अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है, और जो अपोजिंग फोर्स बॉडी के अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स लगता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। बात ओके? फ्रिक्शन हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हमें फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और कोई भी हमसे पूछे हम आराम से उन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फ्रिक्शन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट पे, काइनेटिक मतलब होता है मोशन में, है ना। मतलब जब बॉडी रखी हुई है, जैसे ये, ठीक। अब ये बॉक्स बहुत भारी है, बहुत भारी है। जरूरी नहीं ना कि हर चीज रखी हो, आप खींचो तो खींच ही ले जाओगे, इतने ताकतवर तो हो नहीं। यही इस बंदे के साथ हो रहा, बेचारे का देखो मुंह बना हुआ है। अब मान लो ये बॉक्स बहुत भारी है, पूरी ताकत से ये खींच रहा है, नहीं खींच पा रहा, लेकिन फोर्स तो इस बंदे ने लगाया। ऐसा तो नहीं कि फोर्स नहीं लगाया, फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की, बॉडी रेस्ट पे है। और जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उस पे जो फ्रिक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बंदा खींच रहा था, ब्लॉक बहुत भारी था, नहीं खींच पाया, बट फोर्स लगाया। इसने फोर्स लगाया बट स्टिल बॉडी रेस्ट पे है। इन दैट केस उस बॉडी और सरफेस के बीच में यहां पे जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। But done. And the formula of the static friction force is F equal to mu R या mu Fn, where Fn is normal force. नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब होता है? वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए इसका मास m है, तो नीचे इसका वेट mg होगा ना, तो ये Fn is equals to mg, that is normal force, and formula is frictional force is equals to mu into normal force, where mu is coefficient of friction। ठीक। एंड दुनिया में ध्यान रखिए कि जितने भी कोफिशिएंट अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, सबकी जो रेंज होती है वो ये होती है। ठीक। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0, मतलब टोटली स्मूथ सरफेस है, हम चलना शुरू करेंगे मुंह फैला के गिर जाएंगे। 1 है तो इतना रफ सरफेस है कि हमारे चलना भी पॉसिबल नहीं, मतलब सबसे खुरदुरा सरफेस अगर है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1, सबसे चिकना है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0। बात ओके? स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर है गाइस? जब बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा हो और बॉडी रेस्ट पे रहे, तब जो उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन के, वो हमको ध्यान रखने हैं। आराम से आपकी स्क्रीन पे पॉइंट्स लिखे हैं, 1 बाय 1 करके हम उसको रीड आउट करते हैं। ठीक। सो फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ टू बॉडीज। यार अगर ये नहीं लिखता मैं, क्या तब भी आप ये पॉइंट नहीं समझ पाते? मैं आपसे बोलूं बेटा चिकनी टाइल लगी, उस पर बुक रखी, उसको स्लाइड करो, आराम से कर लोगे। मैं आपसे बोलूं अब रफ सरफेस है, एक कोई बहुत रफ सरफेस है, बालू वालू पड़ी है, अब उस पर आप बुक को स्लाइड करो, कर लोगे? तकलीफ ज्यादा होगी, फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट कर लोगे। तो कहीं ना कहीं उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स दोनों बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। दोनों बॉडी के नेचर पे, आप बुक की जगह कुछ और रख लो तब भी डिपेंड करेगा भाई, तब भी आपको फोर्स की वैल्यू बदलनी पड़ेगी उस बॉडी को स्लाइड करने के लिए। तो ये तो बट ऑब्वियसली सा पॉइंट था, आप जानते थे। When there is no applied force, there is no static friction। क्या हम ये बात नहीं जानते?
हमने इस लेक्चर के बिगिनिंग में यह बात पढ़ लिया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स होता है। अब जब अप्लाइड फोर्स ही नहीं है तो काहे बात का फोर्स, इस फ्रिक्शन। जब फोर्स ही के रिवर्स होगा, अब फोर्स को ही, अप्लाइड फोर्स को ही हटा दोगे तो फ्रिक्शन आएगा कहां से यार? नहीं होगा। मतलब लॉजिक क्लियर है, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब जो खुद से आ जाए, बुलाना नहीं है फ्रिक्शन को। आप बुलाओगे क्यों भाई, मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है। जो काम हम बहुत स्मूथली कर सकते हैं, बुक को स्लाइड कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन फोर्स को क्यों बुलाएं? मेरा दिमाग खराब है। लेकिन वो खुद ब खुद आता है यार, हम उसको भगाएंगे तब भी वो जाने वाला तो है नहीं। ठीक, सो दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मतलब होता है स्लाइडिंग मोशन। इंपेंडिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो अप्लाई किया जाए। मान लीजिए यहां पे कोई बॉडी रखी है, वो स्लाइड होकर आराम से यहां जा रही है, तो ये उसको अपोज करेगा, उस स्लाइडिंग मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये बात हम जानते हैं। तो मोशन को अपोज करता है, वो नहीं चाहता फ्रिक्शन फोर्स की बॉडी आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करे आगे बढ़ के, इसलिए हम उसका अपोज करेंगे। ठीक, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिफोर अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस another body is called limiting value of static friction। confused नहीं आया? ट्रैफिक सिग्नल देखा है? क्या ट्रैफिक होता है ट्रैफिक सिग्नल में, ये बताओ। 3 कलर की लाइट होती है, एक इधर होती है ना रेड होती है, बीच में येलो होती है, फिर इधर ग्रीन होती है। कुछ ऐसा ही सीन होता है। काम क्या होता है? रेड पे व्हीकल रेस्ट पे होंगे, ग्रीन पे व्हीकल मोशन पे होते हैं, रेड पे तैयार रहो चलने वाले हो। यही होता है। सेम कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में है, सेम कॉन्सेप्ट। रेड को अगर आप बोल लो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूं, इसको मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? रेड मतलब क्या होता है? बॉडी रेस्ट पे। स्टैटिक मतलब क्या? रेस्ट पे, अभी तो पढ़े थे। काइनेटिक मतलब बॉडी मोशन में, ग्रीन कलर मतलब बॉडी मोशन में। ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये ग्रीन कलर, ये येलो कलर है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जैसे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ये बॉडी है, ठीक, मैंने आपको बोला बच्चा इस पे आप 15 न्यूटन का फोर्स लगा दो तो ये बॉडी चलना शुरू कर देगी। ठीक, आपने कहा सर इतनी हमारी क्षमता नहीं है, हम 10 न्यूटन लगाएंगे। हमने कहा तुम 10 लगाओ चाहे 0 लगा लो, बात एक का ही, चलना है नहीं। तुमने बहुत कोशिश की सर हम 12 न्यूटन लगा ले रहे हैं, इससे ऊपर हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमने तब भी नमत लगाओ भाई, क्या फायदा, चलेगी है नहीं। तुमने कहा ठीक है सर 14 लगा लेते हैं। हमने कहा थोड़ा सा और बढ़ा लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, बॉडी चलना शुरू कर देगी यार। तुम बहुत कोशिश किया, 14 का 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 15। जैसे ही आप 15 पे पहुंचे, ये बॉडी चलने को तैयार है। आप 15 से जरा सा ज्यादा बढ़ा दो, आप 15.1 का फोर्स लगा दो, ये 15.1 का फोर्स, ये बॉडी तुरंत चल देगी। तो मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। 15 के नीचे बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन में थी, बॉडी रेस्ट पे थी। 15 के ऊपर बॉडी चलना शुरू कर देगी, बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और इस 15 पे येलो लाइट है, अब जरा सा ज्यादा कर दो, बॉडी चलना शुरू कर देगी। तो ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट आ गई है। अब इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप यू गाइस क्लियर नाउ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। मैंने इतने एग्जांपल्स देके इसलिए बताया कि यहां पे बच्चा होता क्या है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं पता है। वो पूरा फ्रिक्शन पढ़ चुके होते हैं, पूरा स्टैटिक आता है उन्हें, पूरा काइनेटिक आता है उन्हें, बट ये नहीं पता। सो अब तुमको पता है, और यार एडिशनल पता होना चाहिए। आप दूसरों से अलग दिखोगे कैसे, उसके लिए आपको एडिशनल पता होना चाहिए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो आप अपने आप दूसरों से अलग हो गए।
आपके पास वो एडिशनल चीजें जो बाकियों के पास नहीं है, एंड दैट इज एच। ठीक है, नाउ वही पुरानी बातें, काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी चल रही है, बॉडी मोशन में है, तो उस पर जो अपोजिंग फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक में हमने फॉर्मूला पढ़ा था Fs इज इक्वल्स टू म्यू इंटू Fn, मतलब नॉर्मल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होता है। यहां पे म्यू एस बोल ले रहा हूं जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में। यहां क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एफ एन। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। के फॉर काइनेटिक, एस फॉर स्टैटिक। हाँ, यहां पे एक्सिलरेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट नहीं आ सकते हैं, यहां पे एक्सिलरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हम बहुत इजीली करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, कैसे एक्सिलरेशन होता है, क्या, फोर्स अपॉन मास, यानी एफ के इज इक्वल्स टू अपॉन एम, यानी ए इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एम। या कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि मान लीजिए अप्लाइड फोर्स लग रहा है एफ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है एफ के। ठीक है, मान लो अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 4 न्यूटन, तो एक्सिलरेशन के लिए फोर्स कौन सा लोगे बच्चा आप, वो आप लोगे ये, भाई 4 न्यूटन की जरूरत थी कम से कम उसको आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, है ना। 10 का लगा रहे हो तो जो 6 न्यूटन का फोर्स एडिशनल लग रहा है वही ये है जो जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करती है, और वही फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी, तो वो फोर्स रखा डिवाइडेड मास, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। आई होप बात यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। जो बातें मैंने अभी आपको समझाया वही पूरी बातें यहां पे लिखा है। जब तक ये लाइन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये जो इतना जोन होता है ना, ये होता है आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए, इतने में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैचेस अप्लाइड फोर्स अप टू मैक्सिमम लिमिट। जैसे ही ये मैक्सिमम लिमिट है इंपेंडिंग मोशन, जैसे ही 15 न्यूटन वाला भी एग्जांपल लिए थे ना, तो ये 15 न्यूटन की लिमिट है। अब जैसे ही 15 न्यूटन तक पहुंचा, आप फोर्स बढ़ाते चले गए, जैसे ही पहुंचा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, ये जो किंक है, और जैसे ही इस किंक के आगे आप बढ़ोगे तो ये जो पूरा कर्व है, ये पूरा काइनेटिक को रिप्रेजेंट करता है। देखो लिखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर अ गिवन रेंज ऑफ स्पीड। हम जानते हैं फ्रिक्शन वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक, पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन का कर्व है, ये पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन का कर्व है, बीच में ये जो किंक है इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बात ओके। नाउ दो छोटे छोटे टर्म्स आज की क्लास में, आज के लेक्चर में और डिस्कस करते हैं। वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अदर वन इज एंगल ऑफ रिपोज। मैं एक बात आपको पहले समझा दे रहा हूं इसका डेरिवेशन करने से पहले, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है जो 2 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा। यहां पे देखिए, एक बॉडी है जिसपे ये नॉर्मल फोर्स R लग रहा है, ये इनका रिजल्टेंट है, एक ये फोर्स F है, फ्रिक्शन फोर्स बोलो जिसको। ये एंगल जो अल्फा बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू f बाय r, यानी f इज इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रिक्शन का पहला फॉर्मूला दिया मैंने आपको, tan अल्फा इज इक्वल्स टू f बाई r। अब जरा सा यहां पे देखिए, हम क्या अल्फा को क्या बोल सकते हैं, डिफाइन करो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिगर से खुद ट्राई किया करो। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, ये जो आपका है, एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड tan अल्फा इज इक्वल्स टू f बाय r, वेयर f इज अप्लाइड फोर्स, r इज
नॉर्मल फोर्स और अल्फा की डेफिनेशन क्या है? द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द पॉइंट शुड बी नोटेड, यहां पे देखिए मैंने लिया है एंगल ऑफ रिपोज, दो अलग अलग टर्म नहीं है गाइज, परेशान मत होना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, चीजें वही है, सब कुछ वही रहेगा। यहां भी देखिए वही बातें कही गई है, केवल और केवल डिफरेंस इतना है, अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन में रहता है तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और अगर बॉडी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है तो उसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहां देखिए ये जो है ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। लास्ट स्लाइड पे जो बॉडी थी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, वहां जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पे भी वही सेम काम किया गया है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। यहां पे देखिए FBD के थ्रू क्या हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, देखो लिख सकते हैं, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो बच्चा, m से m कैंसिल, F बाई R इज इक्वल्स टू, वही बात आ गई ना जो अभी तक थी, चीजें वही आ गई जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। और अभी याद करो आपने एक एक्सप्रेशन और पढ़ा था F बाई आर या F बाई एफ एन, वहां पे नॉर्मल फोर्स को Fn बोला था, यहां पे नॉर्मल फोर्स को मैंने R बोला है, इक्वल टू म्यू। अभी ये भी आपने पढ़ा था, एक ये आप पढ़ चुके हो, इन दोनों की हेल्प से एक नया एक्सप्रेशन हमारे पास है, म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ दो फॉर्मूले अभी आपके पास, दो नहीं तीन, सिर्फ तीन, एफ बाई आर इक्वल टू टैन थीटा, एफ इक्वल टू म्यू आर, और म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। शॉर्ट समरी ये है कि फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स लगता है, दो बॉडीज के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगता है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम चीज है, डिफरेंस क्या है, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलोगे आप, अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन में है तो एंगल ऑफ रिपोज बोलोगे आप। डेफिनेशन वही है, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल होता है F बाई आर इक्वल टू टैन थीटा होता है, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, और F इक्वल टू म्यू आर होता है। ये इतनी अभी तक की समरी थी जो यहां पे आपके सेट हो जानी चाहिए। ठीक, बहुत इजी मैनर में बताने की कोशिश किया है मैंने, इसीलिए समराइज भी कर दिया है कि एट अ टाइम याद होता चले यार, ये नहीं होना चाहिए कि अब हमने पढ़ लिया है, हम देख लिए, अब हम फ्री होंगे तो आराम से रिवाइज करेंगे, क्या जरूरत है टाइम खराब करने की, हो गया ना, याद हो गया। अब जब हम फ्री होंगे तो हम सिर्फ उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, हमारा काम हो गया, याद अब क्या करना है, हो तो गया है ना। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास रोलिंग फ्रिक्शन, एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के। अभी तक हम फ्रिक्शन की बुराई करते चले आ रहे हैं, बट एडवांटेजेस भी हैं और एक्चुअल में बहुत हैं। जिसका मेरिट होता है गाइज उसका डिमेरिट भी होता है, सब में अच्छाई है तो बुराई भी है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, वहां पे हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी। इसके बाद टेक्निक्स टू सॉल्व सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, कुछ हम लोग लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे जिसकी वजह से हम उनको आराम से न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजिली बहुत अच्छे सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप कंफर्टेबल हो गए फ्रिक्शन जैसे टॉपिक्स पे जो बच्चों को नॉर्मली टफ लगा करते हैं। ठीक, उम्मीद करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आप और ज़्यादा कंफर्टेबल रहिए, कोशिश मेरी भी यही होगी, आप भी करना तो बेस्ट रिजल्ट हम लोग के पास आएगा। ठीक है, सो इसी के साथ इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। गुड बाय गाइस, टेक केयर, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay guys, all the best, see you in next class. Goodbye guys, take care.